फर्स्ट ईयर वाले के लिए चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए माय डियर, बीज संक्रमण की मुख्यतः 3 विधि होते हैं, बहुत आसान है। एक नेचुरल मेथड होता है, एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। यह 3 तरीके से 3 विधियां होती है जो किसी भी चीज़ को हम बीज संक्रमण कर सकते हैं इसे अपनाकर। जो नेचुरल विधि है उसमें होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो नेचुरल है। अब मानिए हमें बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जहाँ से हम धूप में रख देने से उसका जो है उस पर का कीटाणु सब खत्म हो जाता है। तो अगर धूप से, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से अगर कीटाणु खत्म हो जाता हो, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाता हो, तो वह हमारा प्राकृतिक विधि बन जाएगा। सब कीटाणु नहीं खत्म होता है, समझ लीजिए। कोई कोई बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वह जो है सूर्य के प्रकाश से भी नहीं होता है, तो उसको आगे हम लोग फिजिकल या केमिकल का यूज करते हैं। उसी प्रकार हवा होता है, हवा से भी जो है सूक्ष्म जीवों को हम लोग संक्रमण से मुक्ति कर सकते हैं। तो यह दोनों के दोनों हमारा प्राकृतिक नेचुरल मेथड है, ओके। बी नंबर है भौतिक विधि। फिजिकल मेथड के मतलब होता है कि जो फिजिक्स जो हमारा कहता है उसका उपयोग करते हैं, फिजिकल गुणों को यूज करते हैं। जैसे शुष्क उष्मा, ठीक है, शुष्क उष्मा का उपयोग करते हैं, लाल ताप का उपयोग करते हैं, ज्योति का उपयोग करते हैं, भस्मीकरण मतलब जलाना का प्रयोग करते हैं, हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस और आर्द्र उष्मा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है उबालना, पाश्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ, ऑटोक्लेविंग, यह भी हमारा फिजिकल मेथड ही है, ठीक है। उसके बाद है विकिरण, ये सब रेडिएशन वाला है, ठीक है। एक्सरे हो गया, आयनी किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया। तो यह सब विकिरण के यूज करके जो है हम किसी भी चीज़ को संक्रमण से मुक्ति करेंगे, तो वह हमारा जो है आयनिक प्रकार के भौतिक होगा। उबालना, पाश्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ, ये सब जो है हमारा आर्द्र उष्मा में आता है। अगर आर्द्र उष्मा की बात करेगा तो इस सब में उष्मा बनता है लेकिन वह आर्द्र होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्र होती है। ऐसे उष्मा में चाहे उबालना हो, चाहे पाश्चराइजेशन हो, चाहे वैक्सीन बात हो या ऑटोक्लेविन हो, ये सब में जो है आर्द्र उष्मा बनती है और यह आर्द्र उष्मा बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यह वाला एक में है, ठीक है। विकिरण में ये सब का उपयोग होता है और शुष्क उष्मा में हम लोग जो है लाल ताप का, ज्योति का, भस्मीकरण का और हॉट एयर ओवन का, जहाँ पे उष्मा जो है बिल्कुल शुष्क रहता है, सिर्फ और सिर्फ उष्मा रहता है, तो शुष्क उष्मा होगा। आर्द्र उष्मा होता है जहाँ पे मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ में उष्मा होता है, तो वह हमारा आर्द्र उष्मा हो जाएगा। और विकिरण वाला में जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे रे, आयनिक रे, जो भी है ये सब है। तो ये सब के सब जो है हमारा चाहे उष्मा हो, शुष्क उष्मा हो या आर्द्र उष्मा हो या उबालना हो या फिर जो है हमारा जो है क्या चीज़ हो, विकिरण हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भौतिक मेथड में शुष्क उष्मा पॉइंट पहला बनेगा, दूसरा आर्द्र उष्मा बनेगा, तीसरा उबालना बनेगा और चौथा विकिरण बनेगा। उबालना, ठीक है, इसी आर्द्र उष्मा में ही आता है, तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, चीज़ों का आप लोग समझ गए। चलिए अब तीसरा है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ का माय डियर मतलब होता है केमिकल मेथड्स। अब ऐसे मत समझिए, क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछ लेता है, तो आपको जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा। माय डियर रासायनिक विधियाँ हैं, केमिकल मेथड है। अब मान गए फिजिकल से भी ना हुआ, केमिकल से भी कोई सूक्ष्मजीव नहीं नष्ट हुआ, तो उसके लिए हम रासायनिक अपनाएंगे। जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। यह तीनों रूप जो है अलग अलग जो है रासायनिक पदार्थ तीनों रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से आगे डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अगर 10 नंबर में पूछेगा तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब हम लोग जो जो देखे हैं उसी को डिटेल में लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। जैसे प्राकृतिक विधियाँ ए नंबर में हम लोग देखे हैं, उसमें 2 विधि है, एक सूर्य का प्रकाश और एक हवा, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश में कैसे हम किसी चीज़ को जो है फ्रेश करेंगे, संक्रमण से मुक्त करेंगे, देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश बीज संक्रमण के सबसे सस्ती विधि है। क्यों? क्योंकि यह फ्री में मिल जाएगा, हर कोई को कहीं भी मिल जाएगा। गामा किरणें में भेदन की सर्वाधिक क्षमता होती है एवं इसके उपयोग से बिस्तर या फर्नीचर को बीज संक्रमित किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जीवाणु तथा कुछ विषाणुओं के लिए घातक होती है। माय डियर, ये जो सूर्य के प्रकाश होता है, तो अगर सूर्य के प्रकाश समझिए, सूर्य के प्रकाश में बहुत जो है अल्ट्रा किरण होता है, ठीक है ना, उसमें गामा किरण भी होता है। लेकिन सूर्य इतना ना दूरी है कि हमारे बॉडी तक आते आते उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम जाता है। अगर आप सूर्य के नज़दीक में जाने का प्रयास कीजिए तो सूर्य के कितना 1000 किलोमीटर पहले ही आदमी जो है पिघल जाता है, मोम के जैसे, इतना सूर्य में टेम्परेचर है। तो आप लोग जानिए कि उसमें तो किरण होगा ही होगा। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देश भी चंद्रमा पर फतह किया है, बट सूर्य पर अभी कोई नहीं जा पाया है। सूर्य पर कोई जा पाया है अभी तक? देखे हैं
क्यों? क्योंकि सूर्य पर जाना संभव ही नहीं है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि देखा जाता है कि कितना हज़ार इधर जो है आदमी पिघल कर एक मोम के समान हो जाता है। समझ सकते हैं, लोहा मिनटों नहीं लगेगा, सूर्य के नज़दीक मात्र जाने से ही लोहा पिघल जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हमारे बॉडी तक आते आते सूर्य का रोशनी जो है उतना नहीं पड़ता है, लेकिन देखते होइएगा जब ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो हमारा लगता है स्किन जलने लगा है अगर धूप में थोड़ा देर रह जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे स्किन को वही किरण इफेक्ट करता है। तो यही किरण सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करेगा। अगर मान के कोई सामान को अगर आपको नहीं देखते होइएगा कि लोग क्या करते हैं कि अपने पुराने पड़े हुए चीज़ों को क्या करते हैं बाहर निकाल के धूप में रख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव होगा तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सस्ती विधि होती है। दूसरा है आपका वायु। वायु का मतलब होता है कि रोगाणु में नमी में वृद्धि करते हैं। ठीक है, रोगाणु जो होता है सूक्ष्म जीव वह नमी में वृद्धि करता है, बात सही है। हवा में सुखाकर कई वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जा सकता है। गर्म हवा नमी को सोख लेती है जिससे वस्तुएं शुष्क हो जाती है। इस प्रकार शुष्कता के कारण रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है जिससे वह नष्ट हो जाती है। माय डियर, देखते होइएगा आप लोग कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको दाद खाज खुजली दिनाई है तो डॉक्टर कहते हैं साफ़ सुथरा रखिए। ठीक है, और शुष्क रहिए, नमी नहीं रखिए, क्योंकि नमी से वह और ज़्यादा सूक्ष्म जीव का वृद्धि होगा। तो हवा के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हवा में भी रखते हैं। देखते हुए कभी कभी जहाँ ज़्यादा गर्म होगा वहाँ गर्म हवा आता है प्रकृति का भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप कोई भी सामान को रखेंगे तो उसके अंदर का जो नमी होगा, नमी खत्म हो जाएगा। जब नमी खत्म हो जाएगा तो सूक्ष्म जीव का वृद्धि रुक जाएगा और वह फिर नष्ट भी हो जाएगा। तो ये हवा और प्राकृतिक विधि जो है हमारा सूर्य का प्रकाश, ये दोनों प्राकृतिक विधि है जो सभी को मिल सकता है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें जटिल नहीं है करने में। ठीक है, तो ये हमारा 2 विधि हो गया विसंक्रमण करने का। बी नंबर है माय डियर, ये थोड़ा बड़ा है, भौतिक विधि। भौतिक विधि अब आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिसइंफेक्शन होता क्या है, इसके भौतिक विधि का जो है चर्चा करें। तो अगर सिर्फ भौतिक विधि पूछेगा तो यहाँ से लिखिएगा, बाकी भौतिक विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। भौतिक विधि भी निम्न प्रकार से है जो ऊपर आप लोग देख चुके हैं। शुष्क उष्मा, मॉइस्चर, आर्द्र उष्मा भी देख चुके हैं। शुष्क उष्मा में लाल ताप आता है। ठीक है, शुष्क उष्मा में हम लोग देखे हैं ना लाल ताप। लाल ताप का मतलब है लाल ताप के द्वारा धात्विक वस्तुओं को विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए लाल ताप रेड हीट होता है, उसमें लाल ताप उसी में होता है जो जिसमें धात्विक गुण होता है। तो अगर मान गए हॉस्पिटल में या कहीं किसी वस्तु को हमें संक्रमण से मुक्त करना है, संक्रमण से मतलब फ्रेश करना है, और वह अगर धात्विक वस्तु है, धातु का वस्तु है, तो उसको हम लाल ताप रेड हीट का इस्तेमाल करेंगे उसके विसंक्रमण करने में। ठीक है, इसमें विसंक्रमित की जाने वाली वस्तुओं को जलती हुई लौ के ऊपर लाया जाता है तथा उन्हें लौ के ऊपर तब तक रखा जाता है जब तक कि ताप के कारण मौजूद सभी रोगाणु नष्ट नहीं हो जाते हैं। अब जैसा देखते होइएगा कि लाल ताप मतलब ऐसा ताप जहाँ पे बिल्कुल लाल हो जाए वह जल के, और उसके ताप के निकट जो है वह वस्तुओं को लाते हैं जो वस्तुएं को हमें विसंक्रमण करना हो, संक्रमण से मुक्त करना हो। ठीक है, तो यह लाल ताप हो गया। ताप में शुष्क उष्मा होता है, इसमें कोई नमी नहीं होगा। दूसरा है ज्योति द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा। अब ज्योति का मतलब होता है ऐसे संक्रमित पदार्थ जो कि आग से जलते नहीं हैं, उन्हें विसंक्रमित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कांच की स्लाइड, कल्चर ट्यूब्स के मुंह। माय डियर, ऐसे ज्योति द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा ऐसे वस्तुओं का हम जो है विसंक्रमण करेंगे जो आग से जलता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा अगर उसके फ्लेमिंग लगाया जाए, ज्योति लगाया जाए उसके सामने, तो वह आग से जले नहीं। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं का जो है हम इससे करेंगे, क्योंकि ये जो होगा, ये आपका जो फ्लेमिंग होगा, डायरेक्ट किसी वस्तु को हम दिखाएंगे तो अगर जो जलने वाला होगा उसमें तो आग पकड़ लेगा, लेकिन वैसे वस्तु में नहीं करेंगे जो जल रहा होगा। जो नहीं जलता होगा आग से, वैसे वस्तुओं को जो है हम ज्योति के द्वारा विसंक्रमित करेंगे। और ऐसे विधि में जैसे शीशा के बना हुआ कोई स्लाइड होता है या कल्चर ट्यूब जो होता है, इस सब को जो है हम फ्लेमिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है भस्मीकरण। भस्मीकरण के मतलब होता है जलाना। अब मान गए यह विसंक्रमण के सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में किसी भी चीज़ को आप जला दीजिएगा तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, और उसके अंदर अगर कोई भी सूक्ष्म जीव मौजूद होगा तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका विधि का एक ही डिमेरिट है कि जलाने के बाद कोई सामान को हम उपयोग कर नहीं सकते हैं, वो तो राख बन जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो भस्मीकरण में अगर मान गए कोई ऐसे खतरनाक
व्यक्ति है जिसका सर्जरी हुआ है लेकिन उसको HIV हुआ था या उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, उसके जितने भी सामान उसके ड्रेसिंग में वगैरह में यूज हुआ है सबको जला दिया जाता है ताकि किसी में प्रवेश ना करे। भस्मीकरण द्वारा, देख लीजिए यहाँ पे, भस्मीकरण द्वारा संदूषित रुई के पोहे, रुई के जो होता है, संदूषित कपड़े, ड्रेसिंग वाला आदि को नष्ट किया जाता है। भस्मीकरण के दौरान निकले जो भी जहरीले पदार्थ है, चाहे वो बॉडी से जो निकला है ब्लड उलड के थ्रू, उसको पर्यावरण को दूषित कर सकता है, ठीक है, तथा मानव में अनेक बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है। मानिए किसी व्यक्ति का ड्रेसिंग किए रुई में, रुई से ब्लड उलड लगा है, पीप में बाद लग गया, ठीक है, उसके बाद हो सकता है बोले कोई ड्रेसिंग वाला कपड़ा है जिसमें ड्रेसिंग से निकला हो, या और चीज़ें हो सकता है जो व्यक्ति से डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो, व्यक्ति का डायरेक्ट उसमें कुछ ना कुछ लगा हो। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि वैसे पदार्थों को हम जला ही देते हैं, ठीक है, जो इसका दोबारा हमको उपयोग नहीं करना है और हमें पता है कि इससे भारी जो है लोगों को नुकसान हो सकता है, तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको भस्मीकरण कर देते हैं, मतलब भस्म कर देते हैं, इंसिनरेशन कर देते हैं, जलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। तो यह विधि हो गया। चौथा है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मतलब होता है, यह एक इक्विपमेंट होता है हॉट एयर ओवन, जिसमें बिल्कुल शुष्क उष्मा होता है, बिल्कुल विदाउट नमी के उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो है ओवन भी संक्रमित उपकरण को विसंक्रमित करने की प्रभावशाली विधि है। इसमें संक्रमित पदार्थों को 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगभग 1 घंटे तक रखा जाता है। माय डियर, हॉट एयर ओवन एक खुद उपकरण है। अगर आपको मान गए सर्जिकल में या कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसको आपको जो है क्या करना है, विसंक्रमित करना है, फ्रेश करना है, तो हम इस हॉट एयर उपकरण में उस सारे उपकरण को रख देते हैं और इसमें सेल्सियस 160 डिग्री पर जो है तापमान उत्पन्न करता है, जो बिल्कुल शुष्क होता है, उसमें कोई नमी नहीं होता है, और 1 घंटे तक रखने से वह सारे उपकरण विसंक्रमित हो जाता है और यह बहुत प्रभावशाली होता है। समझ सकते हैं, अगर 160 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा तो वो तो समझिए जला ही देगा, लेकिन एक प्रकार से होता है कि यहाँ पे आग नहीं होता है, सिर्फ ऊष्मा होता है, गर्मी, हीट बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये हो गया। अब पहला मेरा यहाँ पे हो गया आर्द्र उष्मा समापद, पहला पॉइंट आर्द्र उष्मा है। अब हम लोग देखेंगे मॉइस्ट उष्मा। अब ऐसा उष्मा जिसमें मॉइस्चर भी हो, नमी भी हो, ठीक है, नमी के साथ में उष्मा उत्पन्न करता हो। पहला आ गया उबालना। अब मानिए किसी भी चीज़ को आप उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, और पानी में हम किसी पदार्थ के रख देंगे तो क्या होगा, उस पदार्थ में जितना भी अगर उसके सतह पर सूक्ष्म जीव मौजूद होगा वह सब के सब जो है उसी समय नष्ट हो जाएगा। अगर पानी को हम खौला दें, पूरा उबाल दे, तो वह पानी उबलने लगेगा। अगर उसमें आप कोई भी वस्तु को रखेंगे तो वह वस्तु को बिल्कुल विसंक्रमण कर देगा, साफ कर देगा, संक्रमण से मुक्त कर देगा। तो वही विधि उबालना होता है और यह सबसे प्राचीन और सस्ती विधि है। आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। यह घरेलू वातावरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, लोग करते हैं। पानी चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, ठीक है, तो अगर 10 मिनट तक इसमें हम किसी भी रोगजनक जो रोग उत्पन्न कर सकता है ऐसे जो है सामानों को हम उसमें रखते हैं, और यह औजारों की रोगाणुनाशक की समान व विश्वसनीय विधि है। होता यह है कि उबालने से, मान गए हम पानी उबाल दिए, एकदम उबाल दिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगा, हम चाहे उसमें कोई भी उपकरण को रख देंगे। अब रखने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर का जो भी सूक्ष्म जीव होगा वो उपकरण से नष्ट हो जाएगा। तो यह उबालने का विधि है। अब इसमें उष्मा भी है और नमी भी है, ठीक है, तो यह इसीलिए इससे जो है आर्द्र जो है मॉइस्चर उष्मा कहा गया है, आर्द्र उष्मा, ठीक है। आर्द्र उष्मा का ये सब प्रकार है। अब बी नंबर आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन का मतलब होता है निर्जीवाणुकरण। अब आप लोग जो दूध वगैरह खाते हैं पैकेट वाला, सुधा का, अमूल का, ये सब पाश्चुराइज किया होता है। अगर पाश्चुराइज किया नहीं रहेगा तो इतना दिन तक जो फ्रिज में रख कर रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता है, तो जो है यह काम में रहता है। अगर यह पाश्चुराइज किया हुआ नहीं रहेगा तो धीरे धीरे इसमें जो पहले सूक्ष्म जीवाणु आता है वह धीरे धीरे अपने जो है और ज़्यादा वृद्धि करेगा और दूध में जो है पिल्लू फट जाएगा, पिल्लू लग जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि इसे पाश्चुराइज करके पैकिंग किया जाता है और फिर इसे फ्रीजिंग में रखा जाता है।
तो निर्जीवाणुकरण पाश्चुराइजेशन में यह रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाए बिना, मतलब ये पाश्चुराइज जो एक ऐसा विधि होता है कि रासायनिक विधि होता है कि आप जो है जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना मतलब दूध से दही बन गया तो वो दही वापस से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन बिना चेंज किए हुए हम जो क्या करते हैं कि पाश्चुराइजेशन में एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, एक निश्चित समय तक गर्म करते हैं और फिर से एकदम ठंडा करना ही पाश्चुराइजेशन कहलाता है। माय डियर, आप क्या समझे, जैसे दूध है, दूध को पाश्चुराइज कैसे किया जाता है, तो लगभग 62.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर इसे खूब गर्म कर दिया जाता है, ठीक है। गर्म करने के बाद जब पूरा गर्म हो जाता है तो फिर इसे निश्चित समय तक गर्म किया जाता है। अब जब पूरा हो जाता है समय तो इसको एकदम से फिर ठंडा भी कर लिया जाता है और यही विधि जो है हमारा पाश्चुराइजेशन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार दूध में मौजूद रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो उसके अंदर जो चीज़ें होगा, सूक्ष्म जीव होगा, वो तो नष्ट हो ही जाएगा, उसका गुण नष्ट हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे ठंडा करके तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीव खत्म हो गया रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी गाय या भैंसी के से अगर आप डायरेक्ट दूध निकाल कर और डायरेक्ट बाज़ार में उतार देते हैं तो वह हानिकारक होता है, उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो यह पाश्चुराइजेशन है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। सी नंबर का है माय डियर वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ का मतलब होता है कि इस विधि का उपयोग वैक्सीन में मौजूद बीजाणु नहीं बनाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वैक्सीन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 घंटे तक उपचारित किया जाता है। वैक्सीन बाथ का मतलब होता है, बाथ मतलब क्या होता है, टब, टब होता है ना, टब। तो इसी प्रकार से वैक्सीन टब मतलब जहाँ पे वैक्सीन को रख कर उसके सूक्ष्म जीवों के जो वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु को जो हानिकारक है उसको नष्ट करता है, ठीक है। यह लगभग जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 घंटे तक इस टैब में, इस बैथ में वैक्सीन को रखा जाता है, जिससे वैक्सीन में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको नष्ट कर देता है। ओके, चलिए अब आया मेरे डी नंबर। डी नंबर है ऑटोक्लेव। माय डियर, यह ऑटोक्लेव एक क्वेश्चन अलग भी बनता है जो आपके 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, यह आपके बायोसाइंस माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपको पूछ सकते हैं कि ऑटोक्लेविंग होता क्या है। 5 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन बैंक, आपको सिंगल क्वेश्चन में यह ऑटोक्लेविंग 5 नंबर में दिख जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर यह हमारा क्या है, शुष्क उष्मा का आर्द्र उष्मा का एक विधि है जिसमें ऑटोक्लेव आता है। इसमें क्या होता है, हमारा आर्द्र उष्मा होता है, यानी उष्मा भी होता है और साथ में नमी भी रहता है, ठीक है। और यह उपयोग हम लोग फिजिकल मेथड में करते हैं। फिजिकल मेथड के कौन सा मेथड में, तो आर्द्र उष्मा में, मॉइस्चर हीट में, ठीक है। तो यह पर्सनली आप इसको भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह 5 नंबर में ऑटोक्लेविंग अलग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। देखिए, ऑटोक्लेविंग या अधिक दाब पर भार द्वारा संक्रमण सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला कम खर्चीले एवं सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों में से एक है। माय डियर, ऑटोक्लेविंग जो है क्या होता है कि यह एक अधिक दाब पर, ठीक है, अधिक दाब पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में ये भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा जो भी संक्रमित सूक्ष्म जीव होता है उसको नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला और कम खर्चीला और एक सर्वाधिक प्रभावशाली जो है विधि में से एक है। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक है आर्द्र उष्मा वाला ही, लेकिन इसमें अधिक दाब भी रहता है, ठीक है। अधिक दाब पर भाप है, अब जहाँ भाप है वहाँ तो उष्मा प्लस नमी हो ही जाता है, क्योंकि वही भाप जब देखिएगा आप किसी के सतह पर आप भाप के सामने अपने हाथ ले जाइएगा तो सबसे पहले ले तो नहीं जाइएगा, लेकिन कभी अगर देखते होइएगा कि भाप अगर किसी चीज़ पर पड़ जाता है तो देखते होइएगा कि उसमें से पानी आने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाप एक जो है आपका उसमें उष्मा भी है और जल भी रहता है, यानी नमी भी रहता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, भाप में जो है क्या हो जाएगा, नमी तो रहेगा ही, उष्मा रहेगा ही, साथ में ऑटोक्लेव में अधिक प्रेशर दबाव के साथ में भाप के द्वारा हम संक्रमित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रयुक्त होने वाली और कम खर्चीला और सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों में से एक जो ऑटोक्लेविंग है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उच्च ताप
उच्च दबाव एवं आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। ये जो विधि है ऑटोक्लेविंग एक विधि है, इसमें हम कोई भी सूक्ष्म जीव को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हाई टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी आर्द्रता का प्रयोग करते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोक्लेव में उच्च दबाव पर भाप उपस्थित रहता है। अब जो ऑटोक्लेव देखिए, ऑटोक्लेव एक जो है हमारा इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ऑटोक्लेव में उच्च दबाव जब पड़ता है तो वहाँ पे भाप उपस्थित रहता है, जिससे बीज संक्रमण के लिए आवश्यक तापमान बना रहता है। अब मानिए जब तक प्रेशर रिलीज आप नहीं कीजिएगा तब तक तो टेम्परेचर मतलब मान गए मैं 100 डिग्री टेम्परेचर बनाकर, ठीक है, किसी भी बर्तन को 100 डिग्री टेम्परेचर बना दिए, ठीक है, और 100 डिग्री टेम्परेचर बना के उसको अच्छे से हम लोग पैक कर देंगे तो क्या होगा कि उस दबाव के कारण उसके अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण उसमें टेम्परेचर बना रहता है। तो ठीक ऑटोक्लेव में भी यही होता है कि इसमें जो होता है कि ऑटोक्लेव में उच्च दबाव पर भाप भी उपस्थित रहता है, जिसके कारण जो है बीज संक्रमण करने के लिए आवश्यक तापमान जो है बना रहता है। ठीक है, ऑटोक्लेव में पैक की गई मतलब जो भी वस्तुओं को हम लोग पैक करते हैं उस वस्तु का शीघ्रता पूर्वक हम लोग भेदन हो सके। मतलब ऑटोक्लेव में ऐसे वस्तुओं की पैक की जाती है जिससे शीघ्रता से भेदन हो सके। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ऑटोक्लेव में देख सकते हैं। ऑटोक्लेव में बीज संक्रमण हेतु ऑटोक्लेव के जो अंदर भाप होनी चाहिए वह 15 LBS प्रति इंच मतलब इतना किलोग्राम सेंटीमीटर दबाव पर जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रहनी चाहिए। मतलब दबाव इतनी होनी चाहिए, यह एरिया हो जाएगा और यह जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया और यह दबाव पड़ने वाला भार हो गया। और जब कोई भी चीज़ किसी क्षेत्र में भार के साथ दबाव पड़ता है तो उसमें एक आवश्यक तापमान भी बनता है और यह 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहनी चाहिए इतने भार पर। ठीक है, देख लीजिए 15 LBS प्रति इंच। ओके, यह ताप एवं दबाव लगभग 30 मिनट तक बनी रहनी चाहिए। मतलब ये जो ऑटोक्लेव में जो दबाव और जो ताप है 30 मिनट तक रहनी चाहिए। ठीक है, इससे समस्त सूक्ष्मजीव उनके बीजाणुओं सहित नष्ट हो जाते हैं। अब ऑटोक्लेव में होता यह है कि जो भी सूक्ष्मजीव होता है वह पूर्ण तरीके से क्या होता है उसके बीजाणु के साथ में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव के द्वारा ऊष्मा एवं नमी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के वस्तुओं का भी संक्रमण किया जाता है। ऑटोक्लेव में ऊष्मा एवं नमी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर मतलब ऑटोक्लेविंग में वैसे वस्तुओं को संक्रमण नहीं करेंगे जो ऊष्मा और नमी में नष्ट हो जाता हो, क्योंकि इसमें तो नमी और ऊष्मा ही बनता है। अगर हम इसमें वैसे वस्तुओं का उपयोग करने लगेंगे जो ऊष्मा और नमी से नष्ट हो जाता है तो फिर तो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी को हम भी संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है तीसरा है बीज संक्रमण, रेडिएशन। विकिरण है। विकिरण में माय डियर ये भी हमारा क्या है, विकिरण भी हमारा फिजिकल मेथड का ही एक पार्ट है, रेडिएशन या रे। अब एक होता है पराबैंगनी रे, अल्ट्रावायलेट रे, और एक होता है हमारा एक्सरे या इसी को आयनिक किरण कहते हैं। ठीक है, अब माय डियर पराबैंगनी किरण आप लोग जानते हैं शुरू से ही कि यह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी भी वस्तु को आप जो है डाल दिए पराबैंगनी किरण तो यह क्या करता है कि आपको जो है आसानी से जो है क्या होता है कि भेद देता है किसी भी वस्तु को। तो उसी सूर्य का प्रकाश पराबैंगनी किरणों का अच्छा एवं निःशुल्क स्रोत है। रेडिएशन जो होता है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रे है ये जो है आपके सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है और ऐसे में यह पाना बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल अच्छा है। तो आप सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट के जरिए किसी भी चीज़ को भी संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है माय डियर एक्सरे एवं आयनिक किरण। अब आप लोग को पता होगा एक्सरे होता है या बहुत सारे आयनिक रे होता है जिसको हम बीज संक्रमण में उपयोग में ला सकते हैं। और हम जो है कैथेटर जो होता है, सर्जिकल कैटगेट होता है, पटिया होती है, ड्रेसिंग होती है, अन्य सामानों को हम एक्सरे या अन्य आयनिक विकिरण के जरिए जो है हम उसे नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रे होता है, एक्सरे हो आयनिक रे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल खतरनाक होता है। यह किसी भी वस्तु के अंदर आसानी से जो है
प्रवेश करके उसके अंदर के गुणों को नष्ट कर सकता है। तो इसी पर लिए लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सरे क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें बीज संक्रमण करना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा फिजिकल मेथड यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप लोग इस फिजिकल मेथड को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिजिकल में मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोग को मैं ऊपर में बता दिया। अब यहाँ पे 3 और लास्ट मेथड है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड का मतलब होता है रासायनिक विधियाँ। अब इसमें वैसा विधि का उपयोग किया जाएगा जो रासायनिक तरीके से किसी चीज़ को बीज संक्रमित कर सकता है। बीज संक्रमण हेतु निम्न रासायनिक उपयोग लाए जाते हैं। कौन कौन देख लीजिए। पहला है ठोस द्रव गैस। रसायन जो है ठोस रूप में भी है, गैस रूप में भी है और द्रव रूप में भी है। तो देख लीजिए ठोस के रूप में ब्लीचिंग पाउडर है, यह भी एक रासायनिक है। चूना लाइम यह भी एक रासायनिक है। और पोटेशियम परमैंगनेट यह भी एक रासायनिक है, ठीक है। और यह सब के सब ठोस के रूप में मिलता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है नाली वाली के गेट टूट पर सब लंग किया जाता है, चूना उना गिराया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये सब जो है हमारे ठोस जो है रूप में मिल जाता है। और ये सब रासायनिक है जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकता है, ठीक है। दूसरा है माय डियर द्रव रसायन लिक्विड केमिकल। लिक्विड केमिकल का मतलब होता है कि द्रव के रूप में जो रसायन है, जैसे सेवलॉन। सेवलॉन क्या करता है? यह एक एंटीसेप्टिक है, सोल्यूशन है। घाव वगैरह को आप आराम से साफ़ कर सकते हैं, या इंजेक्शन देने वाले साइट पर आप जो है पहले सेवनॉल से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है ना। सेवलॉन हो गया, फेनॉल हो गया, ठीक है ना, क्रेसॉल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। यह भी देखते होइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव पर रखकर घाव को साफ़ किया जाता है। एस्प्रिंट हो गया, हेलोजेंस हो गया, डिटॉल हो गया, बीटाडीन हो गया। बीटाडीन का भी उपयोग घाव को साफ करने के लिए किया जाता है। जेंस वायलेट हो गया, साइडेक्स हो गया, लाइसोइल हो गया, ठीक है, मर्क्यूरोक्रोम हो गया। ये सब के सब द्रव के रूप में होते हैं। तो इसमें जितना आपको याद हो पाएगा द्रव वाले में लिख दीजिएगा। सेवलॉन तो याद ही रहेगा, फेनॉल तो याद ही रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो याद ही रहेगा, ठीक है, हेलोजेंस याद ही रहेगा, डेटॉल याद ही रहेगा, बेटाडीन याद ही रहेगा, लाइसोल याद ही रहेगा। तो जो जो कॉमन है वो सबको जरूर याद रखिएगा। ये सब द्रव रूप में है, ठीक है। एंड लास्ट आता है गैसीय रसायन, गैसियस केमिकल। माय डियर गैसिकल केमिकल का मतलब होता है कि जो गैस के रूप में रसायन उपस्थित हो और जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और विकास को रोकता हो या विसंक्रमित में भूमिका निभाता हो। तो गैस वाला फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया। जैसा कि देखते होइएगा कि जब अस्पताल के वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित और गंदा बदबू आने लगता है तो स्प्रे मारा जाता है। स्प्रे सूक्ष्म जीव को वृद्धि को भी रोकता है और वह क्या करता है, बदबू से भी मुक्ति दिलाता है। तो रासायनिक वो गैस के रूप में होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन और एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। तो यह गैसियस केमिकल, यह विधि आप लोग को मैं बता दिया। अब इसको आपको एक बार वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह डिसइंफेक्शन इसका मेथड, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 मेथड पढ़ाया, तीनों मेथड में अलग अलग पॉइंटें था, उसको मैं पढ़ा दिया। और साथ में इसमें हम 2 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, एक ऑटोक्लेव भी देख लिए। ये ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेविंग, यह आपके अलग से भी 5 नंबर में पूछ लेते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लिए। और बीज संक्रमण का विधि भी देख लिए। तो 2 प्रश्न लगभग आज हम लोग देख लिए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।